हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मतलब शुरू कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है ना, प्लांट टिश्यू या एनाटमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके जो बेसिक्स हैं कुछ वो फंडामेंटल हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पैदा होगा कि व्हाट इज़ टिश्यू ना। टिश्यू को सीखने से पहले ये पता करते हैं कि टिश्यू एक्चुअल में है क्या। तो टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू सेल का एक समूह है विच इज़ सिमिलर और डिसिमिलर इन शेप, जिसका शेप जो है वो सिमिलर भी हो सकता है, वो डिसिमिलर हो सकता है, लेकिन उनकी जो ओरिजिन होगी ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें, कॉमन ओरिजिन। मतलब उनकी ओरिजिन क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, एक ही जगह से कह रहे हैं कि वो ओरिजिनेट हो रहे हों, एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है ना। तो जो पहली बार करें टिश्यू टर्म इस्तेमाल किया वो नमस्चिन ग्रीव। क्या नाम है, नमस्चिन ग्रीव। और नगेली ने टिश्यू को प्लांट, बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में ना। तो नगेली ने टिश्यूज़ को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहले को बोला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को बोला परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनको हम लोग अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है ना, अनडिफरेंशिएटेड। अच्छा, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कह रहे हैं कि जहाँ पे अभी कह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन नहीं होने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर की अगर आप बात करेंगे तो वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा ना नहीं हुआ है। ऑन परमानेंट टिश्यू आर फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू, सेल्स हैव नो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन इन जनरल। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार मार्क कर रहे हैं कि इन जनरल जब आपसे कह रहे हैं कि कॉमन बात करेंगे तो क्या बताना है कि परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवीज़न नहीं होता है। एंड परमानेंट टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल। मैच्योर सेल क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन होने का मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर इज प्रेजेंट। डिवीज़न ऑफ लेबर इज प्रेजेंट ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ मेरिस्टेम। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। यानी प्लांट्स के अंदर कह रहे हैं जो ग्रोथ होता है वो एक स्पेशलाइज्ड रीजन में रेस्ट्रिक्टेड होता है, और उस स्पेशलाइज्ड रीजन को नाम दिया जाता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम इज़ द लोकलाइज्ड रीजन इन विच एक्चुअल डिवीजन अकर्स। ठीक है ना। तो मेरिस्टेम पूछा, अब मेरिस्टेम है क्या, तो मेरिस्टेम कह रहे हैं एक लोकलाइज्ड रीजन है, मतलब जनरलाइज्ड रीजन नहीं है। ये किसी फिक्स कह रहे हैं कि फिक्स लोकेशन पे, फिक्स पोजीशन पे, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होंगे और यहीं पे एक्चुअल में डिवीज़न होता है। ठीक है ना। अब कह रहे हैं जो मेरिस्टेम टर्म है वो डिराइव हुआ है मेरिस्टोस से। किससे डिराइव हुआ है, मेरिस्टोस से, और जिसका मतलब होता है डिविजिबल, मतलब जिसके पास लगातार डिवीज़न करने की क्षमता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहला बात, दे आर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, यानी डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। सेल साइकिल ऑफ मेरिस्टेम इज इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। अब ये कह रहे हैं कि जो मेरिस्टेम के अंदर जो सेल होते हैं ना, उनके अंदर लगातार कह रहे हैं कि डिवीज़न की कैपेसिटी बनी हुई है, इसलिए इनको कह रहे हैं डिफरेंशिएशन का टाइम या, ठीक है ना, मैच्योरेशन का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, इमेच्योर सेल्स। ठीक है ना। ओनली दे हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल विच इज़ थिन
which is thin and flexible, and they are made up of cellulose, next point है abundant plasmodesmatal connection. abundant plasmodesmatal connection क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये सेल्स हैं, ठीक है ना, ये सेल्स हैं, इनके अंदर जो भी मटेरियल होंगे, ज़रूरी नहीं है कि जो सेल डिवाइड कर रही है ना उसके पास सब कुछ प्रेजेंट हो, सारा रॉ मटेरियल, क्योंकि अगर कोई सेल है वो लगातार कह रहे डिवाइड करना चाहती है या डिवाइड कर रही है तो उसको ढेर सारा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सराउंडिंग से भी, ठीक है ना, खुद तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें कह रहे हैं कि आपको प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दे हैव अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है ना। दे आर स्मॉल सेल विथ आइसोडायमेट्रिक इन नेचर। आइसोडायमेट्रिक का मतलब आइसो मतलब सेम एंड डायमेट्रिक का मतलब होता है डायमीटर, यानी यहाँ पे जो भी सेल्स होंगे उन सब का डायमीटर क्या होगा, लगभग, ठीक है ना, यानी डायमीटर सेम होगा, यानी आप होमोजेनिसिटी की बात कर सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस विथ अबंडेंट साइटोप्लाज्म और डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, तो लार्ज न्यूक्लियस क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, वो बढ़ा हुआ है। तो अब ये मेटाबॉलिज्म चलता कहाँ है? मेटाबॉलिज्म चलता है सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी बहुत तेज़ी से कह रहे हैं ऑपरेट हो रही है, ठीक है ना। और उस साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना। कंट्रोलर कौन होता है? न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी बढ़ी है, यानी यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म कैसा देखने को मिलेगा? डेंस साइटोप्लाज्म। और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा? वो कह रहे हैं वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस को डोमिनेट होना चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि वैक्यूल आर अब्सेंट। इन जनरल इनके पास वैक्यूल नहीं होते हैं। अगर वैक्यूल होंगे, इफ़ प्रेजेंट देन वेरी लेस इन साइज। अगर कह रहे हैं होंगे तो उनका साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिड्स आर जनरली एब्सेंट। प्लास्टिड नहीं होंगे। अगर कह रहे हैं प्लास्टिड होंगे तो वो प्रोटोप्लास्टिड स्टेज में प्रेजेंट होंगे। कौन से स्टेज में? प्रोटोप्लास्टिड स्टेज में, ठीक है ना। सेल्स डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। सेल के अंदर सेल्स डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। इनके कह रहे हैं कि इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। बोलिए, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। यानी पैकिंग क्या होगी? पैकिंग अच्छी होगी, ग्रेड पैकिंग, तो पैकिंग अच्छी होगी, इसलिए इनको कभी कभी कम्पैक्ट टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कम्पैक्ट टिश्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एर्गैस्टिक। एर्गैस्टिक मटेरियल को नॉन लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो इनके पास एर्गैस्टिक मटेरियल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एर्गैस्टिक मटेरियल इज़ एब्सेंट। क्यों ऐसा है? क्योंकि कह जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है ना, वो उसके पास कह रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो भी मटेरियल हैं उनको क्या कर ले जा रहे हैं? मेटाबोलाइज कर ले जा रहे हैं, मतलब, ठीक है ना, इस्तेमाल कर ले जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब ओरिजिन और डेवलपमेंट के बिहाफ पे ये जो मेरिस्टम हैं उनको हम कितने कैटेगरी में? तो 3 कैटेगरी, ठीक है ना, 3 टाइप से हम इनको पढ़ सकते हैं। पहला है प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम इज आल्सो नोन एज प्राइमोर्डियल मेरिस्टम या यूर मेरिस्टम, ठीक है ना। और क्या नाम है? यूर मेरिस्टम। डेवलप्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो आपसे पूछा है प्रोमेरिस्टम क्या है? तो प्रोमेरिस्टम कैनेविया मेरिस्टम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टम।
मेरिस्टम, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टम कह रहे हैं कि मेरिस्टमेटिक टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम प्रोमेरिस्टम, मतलब प्राइमरी मेरिस्टम कहाँ से बनेंगे, प्रोमेरिस्टम से, आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टम, अपीयर्स अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये कह रहे हैं प्लांट के अर्ली लाइफ में कह रहे हैं प्रेजेंट होंगे, अर्ली लाइफ में प्रेजेंट होंगे, और क्या कह रहे हैं कि बनाएंगे क्या, प्राइमरी प्लांट बॉडी। सेल्स आर ऑलवेज इन डिवीजन फेज, इनके अंदर कह रहे हैं लगातार डिवीजन की कैपेसिटी कह रहे हैं बनी हुई है, एंड फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि ये जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए, तो प्रोमेरिस्टम से, बोलिए, प्रोमेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बनेगा, और प्राइमरी मेरिस्टम कह रहे हैं कि किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। इनके एग्जांपल हैं एपाइकल मेरिस्टम, एपाइकल मेरिस्टम में रूट एपाइकल मेरिस्टम, रूट एपाइकल मेरिस्टम एंड शूट एपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तीसरा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तीसरे नंबर पे है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस दैट इज़ नोन एज डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। कह रहे हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टम जो हैं दे अपीयर्स लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम के बाद बनेंगे, ठीक है ना। सेकेंडरी मेरिस्टम जो भी होंगे वो प्राइमरी मेरिस्टम के बाद सिंथेसाइज होंगे बाय द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम। तो जब कह रहे हैं कि जब सेकेंडरी मेरिस्टम की एक्टिविटी की आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि सेकेंडरी मेरिस्टम जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ कह रहे हैं कि आपको सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जांपल कौन कौन से होंगे। सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जांपल हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कौन कौन से एग्जांपल होंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट स्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, ठीक है ना। अब ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं भी मोनोकाट नहीं दिखाई दे रहा है, मोनोकाट नहीं दिखाई दे रहा है, मोनोकाट में ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ ना, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है या कह रहे हैं ये कॉर्क कैम्बियम है, वेस्कुलर कैम्बियम है, दे ऑल आर एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी ग्रोथ, दे ऑल आर एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी ग्रोथ, एंड सेकेंडरी ग्रोथ आर नॉट फाउंड इन मोनोकॉट्स, सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट के केस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्ली लाइफ में, बचपन में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोमेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम से क्या तैयार होता है, प्राइमरी मेरिस्टम, प्रोमेरिस्टम किसको बनाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम को। अब प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर कह रहे हैं डिफरेंशिएशन होगा, और प्राइमरी मेरिस्टम कह रहे हैं किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की तरह, किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, प्राइमरी। अब देखिए परमानेंट की हमने क्या बात करी थी स्टार्टिंग में, हमने बताया था आपको कि परमानेंट के अंदर इन जनरल डिवीज़न की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि परमानेंट कभी डिवाइड ही नहीं करेगा, इन जनरल बोल रहे हैं, इन जनरल परमानेंट टिश्यू डज नॉट हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न, बट ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे कैन आल्सो डिवाइड, ठीक है ना, ये भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से कह रहे हैं कि बनता है सेकेंडरी मेरिस्टम। अब आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे परमानेंट, देखिए परमानेंट किस में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टम, मतलब परमानेंट जो है वो किस में कह रहे हैं कन्वर्ट हो रहा है, मेरिस्टम में, ठीक है। आज जबकि परमानेंट कैसे बनता है, स्टार्टिंग में तो कह रहे हैं कि मेरिस्टम ही था सर, स्टार्टिंग में मेरिस्टम से परमानेंट, मेरिस्टम से परमानेंट। तो ये कह रहे हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन यानी मेरिस्टेम के अंदर डिफरेंशिएशन होगा परमानेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम कह रहे हैं कि जब मेरिस्टेम परमानेंट में बदला होगा तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परमानेंट बन चुका था, परमानेंट के अंदर फर्दर कह रहे हैं डिवीजन की कैपेसिटी आ गई जिससे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बना। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डी डिफरेंशिएशन। इसको क्या नाम देते हैं? डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अब देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है कि उल्टा चल रहा है यहाँ पे ना, परमानेंट कह रहे हैं कि परमानेंट मेरिस्टेम की तरफ बिहेव करने लग रहा है। तो डी टर्म जो है वो पीछे, मतलब बैकवर्ड कह रहे हैं, बैकवर्ड आप जनरेशन की आप बात करेंगे तो उस घटना को हम यहाँ पे बायोलॉजिकल वर्ड में डी ई टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इस घटना को क्या नाम दिया गया? डी डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखिए, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम कह रहे हैं कि जितना उसको डिवाइड करना होगा डिवाइड करेगा, उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम किसकी तरफ बिहेव करने लग जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम इनटू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। इसको रीडिफरेंशिएशन क्यों बोला? क्योंकि देखिए, एक बार तो मेरिस्टेम से कह रहे हैं परमानेंट बन चुका है, एक बार मेरिस्टेम से परमानेंट बन चुका है, ये दोबारा कह रहे हैं कि मेरिस्टेम परमानेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इस घटना को नाम दिया जा रहा है रीडिफरेंशिएशन। बोलिए, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, ज़रूरी बात हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा मेरिस्टेम बेस्ड ऑन लोकेशन और पोजीशन, ठीक है ना। जो मेरिस्टेम है उसे हम लोकेशन या पोजीशन के बिहाव पे हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला है हमारा एपाइकल मेरिस्टेम। एपाइकल मेरिस्टेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। पूछा जाएगा एपाइकल मेरिस्टेम किसका एग्जाम्पल है, तो क्या बताना है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। तो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपाइकल मेरिस्टेम। तो एपाइकल मेरिस्टेम में ये बात हमने किया था कि एपाइकल मेरिस्टेम कह रहे हैं कि सर शूट के अपेक्स पे जो होंगे उन्हें शूट एपाइकल मेरिस्टेम, शूट एपाइकल मेरिस्टेम, और रूट के कह रहे हैं कि, ठीक है ना, रूट के एपेक्स पे जो होंगे उन्हें नाम दिया जाएगा रूट एपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ। तो प्लांट के अंदर आपसे पूछा जाएगा लेंथ को बढ़ाने का काम किसका है, क्या बताना है सर? एपाइकल मेरिस्टेम। एपाइकल मेरिस्टेम में रूट एपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट एपाइकल मेरिस्टेम, इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो पूछा जाएगा आपसे प्लांट में कि प्राइमरी ग्रोथ से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के नाम बताओ, क्या बताना है सर? एपाइकल मेरिस्टेम। रूट अपेक्स, रूट एपाइकल मेरिस्टेम एंड शूट अपेक्स एंड शूट एपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। हैबरलैंड एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एपाइकल मेरिस्टेम को बोला कि एपाइकल मेरिस्टेम के 3 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन होते हैं। पहला है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहरी कह रहे हैं लेयर बनेगा उसे नाम दिया जाएगा, देखिए जैसे ऐसा है कुछ, तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोल रहे हैं कि ये है प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ प्रोटोडर्म, ठीक है ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम विल फॉर्म। प्रोटोडर्म की एक्टिविटी से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कह रहे हैं फॉर्म होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा? एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड स्टेम हेयर विच इज आल्सो नोन एज ट्राइकोम्स, ठीक है ना। दूसरा है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम गिव्स वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। प्रोकैम्बियम क्या बनाता है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें हमारा प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम आएगा, ठीक है ना। प्राइमरी जाइलम, ये जाइलम फ्लोएम कौन वाले हैं? प्राइमरी, ठीक है। तीसरा है ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम जो है, ग्राउंड मेरिस्टेम आगे चल के क्या बनाता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड
टिश्यू सिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा, देखिए एपिडर्मिस के नीचे आइए, एपिडर्मिस के नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। हाइपोडर्मिस से नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स के और अंदर चलेंगे तो कौन मिलेगा, एंडोडर्मिस, कौन मिलेगा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस से और अंदर चलेंगे तो कौन मिलेगा, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल से और, ठीक है ना, पेरीसाइकिल से, ठीक है ना, पेरीसाइकिल से और अंदर चलेंगे तो आपको वैस्कुलर बंडल मिलेंगे, कौन मिलेंगे, वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। तो वैस्कुलर बंडल की सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वैस्कुलर बंडल की सराउंडिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है मेडुलरी रेस, उनको नाम दिया जाता है मेडुलरी रेस या पिथ रेस, ठीक है। और सेंटर में, सेंट्रल जो रीजन होता है उसको नाम दिया जाता है पिथ या मेडुला, ठीक है। तो ये रहा हमारा 3 लेयर। तो कितने सिस्टम, टिश्यू सिस्टम बने, 3 टाइप के, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा हुआ हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम और तीसरा हुआ हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है ना। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आ गया हमारा, एपिडर्मिस, बोलिए, स्टोमेटा एंड स्टेम हेयर्स जैसे कि ट्राइकोम्स, ठीक है ना। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कौन आ गया हमारा, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लेम, ठीक है ना। ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम में कह रहे हैं कि सर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, मेडुलरी रेज आर पिथ रेस एंड पिथ आर मेड्यूला। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अगर आप शुगर केन के बारे में सोचिए, देखिए जैसे शुगर केन है ना, ये शुगर केन का स्टेम है, ये शुगर केन का क्या है, स्टेम है, ठीक है। इसके पास कह रहे हैं कि ढेर सारा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बोलिए होता है ना, हाँ सर जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको बोला जा रहा है, ये नोड है, ये कौन है, ये नोड है, ये दूसरा नोड है। तो 2 नोड के बीच का जो गैप होता है इसको नाम दिया जाता है इंटरनोड, 2 नोड के बीच को नाम दिया जाता है इंटरनोड। अब कह रहे हैं कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ मोनोकॉट स्टेम सच एज ग्रासेस, बम्बू एंड शुगर केन, ठीक है। तो इनका लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आप बोल सकते हैं ना, इनका लोकेशन ये है यहाँ कहीं, बोलिए, ठीक है ना। चलिए हम अब कह रहे हैं कि इसे होगा क्या, तो बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टेम, यानी बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम लेंथ ऑफ द लीफ इंक्रीजेस, ठीक है ना। अब आप देखेंगे अगर ना, तो इनकी जो लीफ है वो कहीं यहीं से कह रहे हैं ऐसे लीफ निकली होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब सेल नया कह रहे हैं कि नया सेल ऐड होगा तो ओवरऑल कह रहे हैं कि इतना, जितना यहाँ पे आप ऐड करिएगा 1 सेंटीमीटर यहाँ ऐड होगा तो 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं लेंथ बढ़ जाएगी, फिर 1 सेंटीमीटर यहाँ ऐड होगा, फिर ये कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर ये शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टेम लेंथ ऑफ द लीफ इंक्रीजेस एंड लेंथ ऑफ द प्लांट आर्गन इंक्रीजेस बाय एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी। ये डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाए ना कि लेंथ ऑफ द प्लांट आर्गन इज इंक्रीज्ड बाई, तो क्या बोलना है, बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे आर अकर्स इन ग्रासेस, कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बिवोर्स, ठीक है ना। जैसे आप ग्रासेस का अगर एग्जांपल लें तो ग्रासेस के अंदर कह रहे हैं कि ग्रासेस को गाय भैंस, ठीक है ना, गाय भैंस एक ठीक है ना, गाय भैंस कह रहे हैं उनको खा जाती हैं, लेकिन वो फिर से कह रहे हैं कि उनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। तो वो रीजनरेट क्यों कर पाते हैं, तो वो रीजनरेट इसीलिए कर पाते हैं कि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ एपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। ये दोनों कह रहे हैं एग्जाम्पल किसके हैं, एपाइकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों एग्जाम्पल हैं
प्राइमरी मेरिस्टम के, बिकॉज दे अपीयर्स अर्ली इन लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ठीक है ना। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टम। नेक्स्ट है हमारा लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम जो है दे आर अकर्स ऑन लेटरल साइड ऑफ प्लांट आर्गन। ये प्लांट आर्गन के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टम इंक्रीजेज द सर्कमफरेंस, गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट आर्गन। यानी प्लांट आर्गन के अंदर कह रहे हैं थिकनेस को बढ़ाने का काम किसका है? लेटरल मेरिस्टम का। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम आर लेटरल मेरिस्टम। जितने भी कह रहे हैं सेकेंडरी मेरिस्टम हैं वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? लेटरल मेरिस्टम की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। अभी जो लेटरल मेरिस्टम है उसे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है ना। प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम, बोलिए, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम एंड सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम के अंदर कौन कौन आएगा? कह रहे हैं एक तो होगा मार्जिनल मेरिस्टम, दूसरा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। पहला होगा हमारा मार्जिनल मेरिस्टम और दूसरा होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो मार्जिनल मेरिस्टम कह रहे हैं मार्जिनल मेरिस्टम फाउंड एट द मार्जिन ऑफ यंग लीफ। जैसे देखिए ये कह रहे हैं ये कोई लीफ है, ठीक है ना, ये कोई लीफ है। तो ये लीफ जो है, तो लीफ की जो मार्जिन है, ये लीफ की मार्जिन है। ठीक है ना। तो इस लीफ की मार्जिन पे कह रहे हैं क्या प्रेजेंट होते हैं? मार्जिनल मेरिस्टम। और आपको एक चीज़ और आइडिया होगा ना, लीफ के अंदर जो ग्रोथ होता है उसको हम बोलते हैं एरियल ग्रोथ। लीफ के अंदर ग्रोथ जो है वो कैसा होता है? वो एरियल ग्रोथ कहलाता है। मतलब यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना, लीफ कह रहे हैं कैसे लंबी होती जाएगी और इस डायरेक्शन में ऐसा कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो ओवरऑल कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है ना। तो फाउंड एट द मार्जिन ऑफ यंग लीफ एंड एक्टिविटी इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ द लेंथ, सॉरी विड्थ ऑफ द लीफ नॉट थिकनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि लीफ की थिकनेस कह रहे हैं बढ़ती ही नहीं है। ठीक है। दूसरा है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस कैम्बियम प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डाइकॉट स्टेम, और ये ऐसे कुछ होंगे, देखिए, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जाइलम है, ये कह रहे हैं कि अंदर वाली जो ये सेल हैं इन्हें जाइलम बोलिए, बाहर वाले को थोड़ा देर के लिए फ्लोएम बोलिए। ठीक है। यही बोल रहा है ना, दिस कैम्बियम प्रेजेंट इनसाइड द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, व्हाट इज वेस्कुलर बंडल? तो वेस्कुलर बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए यहाँ फिर से आया डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम is the only primary meristem which is responsible for secondary growth। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। बहुत ज़रूरी लाइन है, इसको याद रखेंगे, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा कह रहे हैं स्ट्रक्चर है जो कि प्राइमरी उसकी ओरिजिन है लेकिन वो सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। तो क्या बताना है, वो कौन होगा? तो वो होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम। तो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम में कौन कौन आएगा? कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट एंड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, ठीक है ना, कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज फेलोजेन ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम। ठीक है ना।
नेक्स्ट है कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन डिफरेंट प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम जनरली एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के केस में कह रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम नहीं होता है। तो एल्गी फंजाई के केस में कह रहे हैं कि ऑल द सेल्स आर डिविजिबल। सारे सेल में मतलब कह रहे हैं जितनी भी सेल होंगी उन सबके अंदर कह रहे हैं डिवीज़न की कैपेसिटी है। जबकि हमने मेरिस्टेम में क्या बताया, मेरिस्टेम जो है वो कह रहे हैं कि वो एक लोकलाइज्ड रीजन में कह रहे हैं कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे डिवीज़न होता है, उसी डिवीज़न की वजह से वहाँ पे कह रहे हैं ग्रोथ देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल द सेल्स आर डिविजिबल सो दे डू नॉट शो एपिकल ग्रोथ। तो आपको एल्गी और फंजाई के केस में ठीक है ना एपिकल ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास कह रहे हैं कि मेरिस्टेम जैसा या एपिकल मेरिस्टेम जैसा कुछ है ही नहीं। सच टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड डिफ्यूज ग्रोथ। सच टाइप ऑफ मतलब कह रहे हैं कि जो जब आप कह रहे हैं कि उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो आपको किस टाइप का ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा, बोलेंगे इसको, बोलिए से सो दे डू नॉट शो एपिकल ग्रोथ। ठीक है, तो एपिकल ग्रोथ यहाँ पे देखने को इस टाइप की ग्रोथ को नाम क्या दिया गया, डिफ्यूज्ड ग्रोथ। क्या नाम दिया गया, डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ठीक है, हिस्टोजन थियरी जो है, हिस्टोजन थियरी के बारे में पहली बार बताया हैंस्टीन ने। मोस्ट वैलिड थियरी फॉर रूट अपेक्स के लिए हैंस्टीन ने हिस्टोजन थियरी के बारे में बात किया। देखिए अब जो ये हिस्टोजन थियरी है ना, हिस्टोजन थियरी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि वो एनसीईआरटी के अंदर ऐसा कुछ हिस्टोजन जैसा उन्होंने लिख के नहीं दिया है। ठीक है ना, लेकिन हिस्टोजन थियरी का एप्लीकेशन वो कई जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि हैंस्टीन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 हिस्टोजन। ठीक है ना, कितने में, 3 हिस्टोजन में इनको कह रहे हैं कि इनको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब हिस्टोजन फिर पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्टोजन। हिस्टोजन इज़ द मेरिस्टेमेटिक रीजन। वही कह रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक रीजन जहाँ पे कह रहे हैं सेल का डिवीजन हो रहा है लगातार। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम लोग डर्मेटोजन के नाम से जानते हैं। डर्मेटोजन आगे चल के क्या बनाता है, आउटर मोस्ट एंड सिंगल लेयर। ठीक है ना, डर्मेटोजन, ठीक है ना, डर्मेटोजन क्या बना सकता है, अरे यार एपिडर्मिस को बनाएगा और क्या, किसको बनाएगा, एपिडर्मिस को। पेरिब्लम दूसरा कह रहे हैं कि जस्ट बिलो द डर्मेटोजन, डर्मेटोजन के जस्ट नीचे कह रहे हैं क्या प्रेजेंट होता है, पेरिब्लम। और जो पेरिब्लम है वो कह रहे हैं कि आगे चल के किसको बनाता है, कॉर्टेक्स को। ठीक है ना, तो कॉर्टेक्स में कौन कौन आ जाएगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर होगा हाइपोडर्मिस, और कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर क्या होगा, एंडोडर्मिस। ठीक है ना, यानी आप कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स शुरू कहाँ से होता है, हाइपोडर्मिस से, और कॉर्टेक्स ख़त्म कहाँ होता है, एंडोडर्मिस पे। ठीक है ना, ये पूरा इलाका, बोलिए, ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स ना। तीसरा जो लेयर होता है उसे हम नाम देते हैं प्लीरोम। क्या नाम देते हैं, प्लीरोम। तो प्लीरोम जो है वो स्टील बनाता है, स्टील बनाता है। ठीक है ना, तो स्टील का मतलब पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज स्टील, तो क्या बताना है कि एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस से आप अंदर चलेंगे तो एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी है वो सब किसका पार्ट है, स्टील का पार्ट है। किसका पार्ट है, स्टील का पार्ट है। तो अब आप याद करिए कि एंडोडर्मिस के नीचे आपको कह रहे हैं कि पहला लेयर बनेगा पेरीसाइकिल, बोलिए, दूसरा होगा वैस्कुलर बंडल इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम की सराउंडिंग में जो सेल्स होंगी उनको क्या नाम दिया जाता है,
मेडुलरी रेस या पिथ रेस? बोलिए, सेंटर को क्या कहते हैं, पिथ या मेडुला? वही बात लिखा है हमने, ठीक है ना। देखिए पिथ आर, देखिए पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ रे और मेडुलरी रे एंड सेंट्रल पोर्शन दैट इज पिथ आर मेडुला। अब ये कह रहे हैं इंक्लूडिंग अबव डिस्क्राइब 3 हिस्टोजन, मतलब ये जो आपने बात किया डर्मेटोजन, पेरिबलम और प्लीरोम, तो इनके अलावा कह रहे हैं कि एक चौथा हिस्टोजन भी होता है मोनोकॉट के रूट में। कहाँ होता है? मोनोकॉट के रूट में। उसको क्या नाम दिया जाता है? दिस इज़ नोन एज कैलिप्ट्रोजन। उसको किस नाम से जाना जाता है? कैलिप्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि रूट कैप एंड एपिब्लेमा आर एपिडर्मिस आर प्रोड्यूस्ड बाय डर्मेटोजन इन डाइकॉट। डाइकॉट के केस में आपसे पूछा जाएगा कि रूट कैप को कौन बनाता है? डर्मेटोजन, ठीक है ना। एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहाँ से डिराइव होती है? क्या बताना है? डर्मेटोजन, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा रूट के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो आपको ज़्यादा बेटर क्लियरिटी आ जाएगी, आराम से सीख जाएंगे। देखिए अब ये ऐसा है कुछ रूट ना, ये रूट का जो इसको बोल रहे हैं रूट अपेक्स, ठीक है ना। यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है इसे बोलेंगे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। और यहीं पे प्रेजेंट होगा ऐसा कहीं, यहीं पे प्रेजेंट होगा रूट कैप, रूट कैप, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया, ये इतना जोन क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक जोन। इसको बोला जाता है दूसरा जोन जो होता है इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या नाम देते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। और तीसरा कह रहे हैं कि जो तीसरा लेयर होगा उसे बोलते हैं मैचुरेशन जोन। क्या नाम देते हैं? मैचुरेशन जोन। और जो मैचुरेशन जोन है यहाँ से रूट हेयर निकलते हैं, मैचुरेशन जोन से रूट हेयर, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ये क्या लिख रहे हैं? देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप पोजीशन ऑफ रूट अपेक्स इज सब टर्मिनल और सब एपिकल। अब देखिए तो अपेक्स पे कौन प्रेजेंट है? एक्चुअल में अपेक्स पे तो रूट कैप है, ठीक है ना। तो जो हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ चला गया? रूट कैप के पीछे चला गया, रूट कैप के पीछे चला गया। वही बात लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप पोजीशन ऑफ रूट अपेक्स इज सब टर्मिनल, सब टर्मिनल। तो टर्मिनल पोजीशन पे कौन है? टर्मिनल पोजीशन पे रूट कैप है। कौन है? रूट कैप, ठीक है ना। टर्मिनल पोजीशन पे रूट कैप है, तो टर्मिनल पोजीशन के पीछे कौन प्रेजेंट है? टर्मिनल पोजीशन के पीछे यानी सब टर्मिनल, या उसी को क्या कह रहे हैं? सब एपिकल। सो मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट टेक्स प्लेस बिहाइंड द अपेक्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि रूट में मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होता है, तो क्या बताना है? बिहाइंड द अपेक्स, मतलब अपेक्स के पीछे। अपेक्स पे कौन है? रूट कैप। अपेक्स पे कौन है? रूट कैप। और रूट कैप के जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलता है सर? रूट अपेक्स, ठीक है ना। रूट अपेक्स, रूट का अपेक्स। तो रूट अपेक्स के अंदर कह रहे हैं आपको क्या देखने को मिलेगा? रूट एपिकल मेरिस्टेम। हाइड्रोफाइट्स के केस में, अच्छा ये कह रहे हैं जो रूट कैप है, रूट कैप का जो फंक्शन होता है, फंक्शन है कि जो कह रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन है, ठीक है, वो उसको कह रहे हैं कि उसे डैमेज नहीं होने देना है। यानी रूट कैप एक तरीके से रूट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। रूट कैप काम पूछा जाएगा तो क्या बताना है सर? प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब हाइड्रोफाइट्स के केस में कह रहे हैं रूट कैप होता ही नहीं। जैसे कि पिस्टिया का एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पे कह रहे हैं रूट कैप नहीं होगा। रूट कैप क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी हाइड्रोफाइट्स होता है ना, तो देखिए हाइड्रोफाइट्स को हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। कैसे? एक तो सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है ना, एक वाटर के सरफेस पे हो सकते हैं, दूसरे जो हैं वो कह रहे हैं कि वो सबमर्ज, अच्छा जो डूब के तैर रहे हैं ना, इनको नाम दिया जा सकता है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। और जो ऊपर कह रहे हैं पानी के ऊपर तैरते हैं उनको नाम दिया जाता है एपी हाइड्रोफाइट्स। क्या नाम देते हैं? एपी हाइड्रोफाइट्स। तो बेसिकली कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खतरा है ही नहीं हाइड्रोफाइट्स को, ठीक है ना, क्योंकि ज़मीन के अंदर उनको नहीं चलना है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि उनको कम खतरा है। तो नेचर ने वहाँ से, ठीक है, वहाँ से इन चीज़ों को गायब कर दिया। यानी इन प्लेस ऑफ रूट कैप रूट पॉकेट इज़ प्रेजेंट, इसको याद रखना है, ठीक है ना। रूट कैप की जगह पे हाइड्रोफाइट्स के केस में क्या प्रेजेंट होता है? रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन सेंटर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग इतना तैयार करिए। थैंक यू सो मच।